चलिए आवाज आप लोग कंफर्म करेंगे, आपको वहां से सुनने में कोई दिक्कत नहीं ना? बाहर कुछ जल रहा है। चलिए देखिए क्या करा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। कल हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक क्या किए थे कि आपको क्लियर किए थे, ठीक है ना। देखिए आज जो है हमारा जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है, देखिए कि कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति जो है वो आपको निवास करती है, क्या करती है, निवास करती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करा पिग्मी, ऑप्शन बी करा माओरी, ऑप्शन सी करा बुशमैन। तो देखिए तो ये जो कलाहारी मरुस्थल है इसमें आपको बुशमैन जनजाति जो है वो आपको क्या करती है, निवास करती है। वहीं आपको अगर माओरी पूछता तो ये आपको न्यूजीलैंड क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। वहीं आपको पिंगवी कहेगा तो ये आपको कांगो बेसिन में क्या है, कांगो बेसिन में। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए दुनिया के जो कुछ मरुस्थल है उस मरुस्थल के बारे में जान लीजिए जहां से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपको सहारा है। कौन है, सहारा है। तो याद रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मरुस्थल है वो कौन है, तो आपको सहारा है, ठीक है ना। भारत में स्थित जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपको कौन है, थार है। इसके अलावा आपको एक मरुस्थल और याद रखिएगा नाम, ठीक है ना, जो कि आपको पाकिस्तान में, ठीक है ना, जिसका नाम है चोलिस्तान। क्या है, चोलिस्तान। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो आपको गोबी है। कौन है, गोबी है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि टकला माकन जो मरुस्थल है वो कहाँ है। तो टकला माकन जो मरुस्थल है वो आपको चाइना में। तो देखिए तो इन देशों के नाम भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए टकला माकन जो मरुस्थल है वो आपको चीन में, जबकि आपको गोबी जो मरुस्थल है ये आपको मंगोलिया में, और यह एशिया का सबसे बड़ा क्या है, मरुस्थल है। चोलिस्तान जो आपको मरुस्थल है ये आपको पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद थार मरुस्थल जो है वो आपको भारत में है, और भारत के राजस्थान में, कहाँ है, भारत के राजस्थान में। और सहारा जो है यह आपको उत्तरी अफ्रीका में, कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है कि सहारा मरुस्थल जो है कहाँ है, तो आपको उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है ना। चलिए तो इन चीजों को मरुस्थल सबको बढ़िया से आपको देख लेना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कलाहारी मरुस्थल, तो ये आपको उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, क्या है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है कि कलाहारी क्या है, कलाहारी मरुस्थल, ठीक है ना। तो ये जो कलाहारी मरुस्थल है ये आपको उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, क्या है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में जो है वो आपको कलाहारी मरुस्थल है। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, समझना है, क्या करना है, समझना है। चलिए अब देखिए अब इसमें कुछ जनजाति के नाम दिए थे और वो कह रहा है कि वह आपको किस मरुस्थल में निवास करती है। तो जैसे आपको बुशमैन जनजाति याद रखिएगा, क्या है कि आपको बुशमैन जनजाति, ठीक है ना। तो ये जो बुशमैन जनजाति है ये आपको कलाहारी मरुस्थल में निवास करती है। क्या निवास करती है, तो आपको कलाहारी जो मरुस्थल है, क्या है, मरुस्थल है, वहीं पर ये क्या करती है कि आपको निवास करती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। आपको माओरी क्या है, माओरी। तो माओरी जनजाति जो है वो आपको न्यूजीलैंड की है, कहाँ की है, माओरी जनजाति, ठीक है ना। ये आपको न्यूजीलैंड की है, कहाँ की है, न्यूजीलैंड की, ठीक है। तीन चीजों को याद रखना है। उसके बाद है आपको एक जनजाति जो कि आपको है पिग्मी, क्या है, आपको पिग्मी जनजाति, ठीक है ना। तो ये जो पिग्मी जनजाति है ये आपको कांगो बेसिन में क्या होती है कि आपको निवास करती है, ठीक है ना। तो पिग्मी जनजाति कहेंगे तो हो जाएगा आपको कांगो में, क्या हो जाएगा, कांगो बेसिन में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है जो कि आपको पूछे गए हैं। तो हो सकता है इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए। जैसे पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो याद रखिएगा सहारा। भारत में स्थित सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि आपको थार है, राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। पाकिस्तान में पूछेगा कि कोई मरुस्थल का नाम बताइए, तो आपको चोलिस्तान है, कौन है, चोलिस्तान है। फिर पूछेंगे कि बताइए कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो हो जाएगा आपको गोबी, मंगोलिया, ठीक है ना। टकला माकन मरुस्थल कहाँ है, तो आपको चीन में है। कलाहारी मरुस्थल जो कहाँ है, तो आपको उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। और यहाँ पर आपको क्या है कि बुशमैन जनजाति जो होती है वो आपको निवास करती है, जबकि माओरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड, ठीक है ना। और पिग्मी जनजाति जो है इसका संबंध जो है कांगो बेसिन से। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे उम्मीद है कि आप इसे क्लियर कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो यह आपको कैगा जो है कर्नाटक में। तो देखिए तो नाभिकीय संयंत्र से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कैगा हो गया कर्नाटक में, काकरापार हो गया आपको गुजरात में, तारापुर हो गया महाराष्ट्र में, क्या हो गया, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश में जो हो गया वो आपको नरौरा हो गया, क्या हो गया, नरौरा हो गया। तो कभी कभी आपसे अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वहाँ पे डाउट नहीं करनी है, ठीक है ना, और अच्छे से आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए कि आपको ताप केंद्र की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले हो जाएगा आपको नरौरा, क्या हो जाएगा, आपको नरौरा। हम इसकी बात करते हैं तो देखिए तो ये जो नरौरा, ठीक है ना, तापीय केंद्र है, क्या है, तापीय केंद्र है।
यह आपको कहाँ है, तो आपको याद रखना होगा यह आपको यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में, क्या है, उत्तर प्रदेश में। फिर यहीं से पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि तारापुर, ठीक है ना, क्या है कि तारापुर परमाणु संयंत्र जो है यह आपको कहाँ है, तो तारापुर परमाणु संयंत्र जो है यह आपको महाराष्ट्र में, क्या है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद पूछेगा कैगा, क्या पूछेगा, कैगा, तो कैगा जो हो जाएगा वो आपको कर्नाटक में, यह आपके एग्जाम में पूछा गया कई बार का प्रश्न है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कैगा के बाद पूछा जा सकता है काकरापार, क्या है, काकरापार। तो ये जो काकरापार है याद रखिएगा यह आपको कहाँ है, गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में, ठीक है ना। इसके बाद है आपको रावत भाटा, क्या है, रावत भाटा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्या है। तो अगला हमारा रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है वो आपको कहाँ है, तो रावत भाटा जो है यह आपको राजस्थान में, क्या है, रावत भाटा, ठीक है ना। तो यह आपको राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है ना। ये सब परमाणु संयंत्र है। कुंडकुलम कहेगा तो आपको हो जाएगा कहाँ, तो वो हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपसे अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि नरौरा तापीय केंद्र जो है कहाँ है, तो क्या कहेंगे, तो आपको यूपी में, कहाँ, यूपी में। तारापुर परमाणु संयंत्र जो है कहाँ है, तो कहेंगे महाराष्ट्र में, कहाँ, महाराष्ट्र में। कैगा जो है कहाँ है, तो कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में। काकरापार कहाँ है, तो वो आपको गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में, ठीक है ना। उसके बाद रावत भाटा पूछेंगे तो यह आपको कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको राजस्थान में हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, समझना है। और जहां भी आपको क्या हो दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कर रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए कर रहा है 28, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो कर रहा है वो आपको 30, ऑप्शन सी कर रहा है 29, ऑप्शन डी कर रहा है कि आपको 38, ठीक है ना। तो भारत में जो राज्यों की संख्या है वो आपको कितनी है, तो याद रखना आपको 28, कितनी है, 28। संशासित प्रदेश कितने हैं, तो आपको 8 है, क्या है, 8 है। तो इन चीजों को भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है। तो सबसे पहले भारत में जो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर हम ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, हल्का जो एग्जाम के व्यू से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है A to Z चीज को जनगणना से, ठीक है ना। तो देखिए तो जनगणना अगर हम बात करते हैं भारत में, तो यह जनगणना जो है भारत में संघ सूची का विषय है। याद रखिएगा किस सूची का विषय है, संघ सूची का। तो जो पॉलिटिकल वाला लड़का सब है उस सबको भी काम आ जाएगा, ठीक है ना। कि देखिए कि ये जो जनगणना है, ठीक है ना, भारत में किस सूची का विषय है, तो हम क्या कहेंगे, संघ सूची का विषय। किसका विषय है, संघ सूची का, ठीक ना। तो देखिए भारत में जनगणना की अगर आप शुरुआत की बात करते हैं, क्या करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं। तो भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई थी याद रखिएगा वह आपको 1872 में, कितना में, 1872 में। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो आपको लॉर्ड मेयो थे। कौन थे, लॉर्ड मेयो। मतलब कि भारत में जनगणना शुरू करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है, लॉर्ड मेयो को। और लॉर्ड मेयो की क्या हुई थी कि आपको भारत में हत्या कर दी गई थी। इस बात को भी याद रखिएगा, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए लेकिन भारत में नियमित रूप से क्या है कि आपको नियमित रूप से जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो आपको 1881 में, कितना में, 1881 में। और उस समय जो वायसराय थे वो आपको लॉर्ड रिपन थे। कौन थे, लॉर्ड रिपन, याद रखना है। और यह जो लॉर्ड रिपन है याद रखिएगा इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इसी के समय में आपको इल्बर्ट बिल आया था, आपको कितना में, 1883 में। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 में, वायसराय उस समय कौन थे, लॉर्ड रिपन। कौन थे, लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत में जनगणना शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो हम क्या कहेंगे, लॉर्ड मेयो को। किसको जाता है, लॉर्ड मेयो को, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होती है। तो देखिए तो भारत में जो जनगणना होती है याद रखिएगा यह आपको प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। कितने वर्ष पर होती है, 10 वर्ष पर। तो आइए यहाँ से देखते हैं कि जनगणना वर्ष हमारा कौन कौन है, ठीक है ना। अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे को हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको 1872 में। चलिए उसके बाद नियमित रूप से कब हुई थी, 1881 में। और इसके बाद क्या हुआ था कि आपको प्रत्येक 10 वर्ष पर आपको जनगणना होना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद जो आपको तीसरी जनगणना है वो आपको 1800 कितना में, 91 में। चौथी जनगणना जो है वो आपको 1901 में। पांचवी जनगणना जो है वो आपको 1911 में। छठी जनगणना जो है वो आपको 1921 में। और सातवीं जनगणना जो है वो आपको कब हुई थी, तो याद रखना है
1931 में, ठीक है ना। उसके बाद है 8वीं जनगणना जो कि आपको 1941 में हुआ था। तो चलिए, तो आजादी से पहले तक की बात को समझिए, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद अगली जनगणना जो होगी वो आपको कब होगी, तो वो आपको 1951 में, कब होगी, 1951 में। तो देखिए, तो आजादी से पहले क्या वो जनगणना हो चुका है, तो आपको 8, वो कितना है, 8, यानी कि आजादी से पहले 8 बार जो है वो आपको जनगणना हो चुकी है, क्या है, हो चुकी है। तो समझना, पहला कब हुआ था, 1872 में। तो देखिए, तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ शुरुआत हुई थी, क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। फिर पूछेगा कि नियमित रूप से कब हुई थी, तो आपको नियमित रूप से जो हुई थी वो आपको कब हुई थी, तो हम कहेंगे आपको 1881 में, ठीक है ना। उसके बाद है आपको 1921, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1921 के जनगणना वर्ष को कहा जाता है जनगणना का महाविभाजक वर्ष। क्या कहा जाता है, महाविभाजक वर्ष। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, महाविभाजक वर्ष। कारण क्या है, क्योंकि इस वर्ष जो हुआ था आपको जनगणना जो था, सॉरी, जनसंख्या जो था वो आपको क्या हुआ था, 1911 की तुलना में कम हो गया था। इसीलिए 1921 की जनगणना को हम लोग क्या कहते हैं, जनगणना का महाविभाजक वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनगणना का महाविभाजक वर्ष। उसके बाद है आपको 1931 में आपको पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। क्या हुई थी, जाति आधारित जनगणना हुई थी। तो इन चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो आजादी से पहले आपको कई बार जनगणना हो चुकी है, तो आपको 8 बार, ठीक है ना। शुरू कब हुआ था, 1872 में, नियमित रूप से कब, 1881 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, 1921 को। जाति आधारित पहली जनगणना कब हुई थी, 1931 में। याद रखना, पहली बात हो रही है, ठीक है ना, जाति आधारित 1931 में। अब आइए, अब यहाँ से कुछ जनगणना वर्ष को हम लोग जानते हैं। जैसे आपको 1951, क्या है, 1951। तो 1951 की जो जनगणना हुई थी वो आपको स्वतंत्रता के बाद पहली थी, यानी कि स्वतंत्र भारत की क्या है, कि आपको पहली जनगणना, क्या है, स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1951 में। और 1951 के जो आपको जनगणना वर्ष है, इसको जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु विभाजक वर्ष। याद रखना है, क्या कहा जाता है, लघु विभाजक वर्ष। इसका मतलब क्या हो गया, 1941 की तुलना में 1951 में भी आपको जनसंख्या कम हुई, लेकिन आपको कम हुई, क्या हुई, कम हुई। इसीलिए आपको लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, किसको, 1951 को, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो याद रखना 1951 में, ठीक है। ध्यान से जो क्वेश्चन आएंगे उसको आपको देख लेना। इसके बाद आपको क्या हुआ था, 1951 के बाद याद रखिएगा कि 10वीं जनगणना जो है वो आपको कब हुई थी, 1961 में, ठीक है ना। 11वीं जो हुई थी कब हुई थी, 1971 में। उसके बाद है 12वीं जो कि आपको 1981 में, और आपको 13वीं जो है, ठीक है ना, याद रखिएगा 1991 में, ठीक है ना। और आपको ये जो 14वीं जनगणना है ये आपको हुआ था 2000 कितना में, 1 में, कितना में, 2001 में। और आपको ये जो 15वीं जनगणना है याद रखिएगा वो हुआ है आपको 2011 में। और 2011 में आपको दूसरी बार जाति आधारित जनगणना हुई, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखना है कि दूसरी बार क्या है, कि दूसरी बार, ठीक है ना, कि जाति आधारित जनगणना जो हुई थी वो आपको कब हुई थी, तो आपको यानी कि दूसरी बार जाति आधारित जनगणना 2011 में हुई थी। कितना हुई थी, 2011 में। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना। और आगामी जनगणना जो होने वाली है वो आपको 2021 में, कब होने वाली है, 2021 में। तो देखिए यहाँ पर वही ऑप्शन करा है कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होगी, तो ऑप्शन 2020 है, 21 है, ठीक है ना, 17 है, 15 है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2021। क्या हो जाएगा, 2021, क्योंकि हमारे भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होती है, तो आपको 10 वर्षों पर। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से समझते चलना है। जहां भी दिक्कत होगी आप लोगों को कमेंट करके क्या करना है, बताना है। क्या करना है, कमेंट करना है। आप कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन आंसर से संबंधित अगर कमेंट रहा तो, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब आगे क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, क्या है, प्रतिकर्ष कारक नहीं है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। और ये आपको प्रवास के क्षेत्र में आपको अपकर्ष और आपको क्या होता है, प्रतिकर्ष होते हैं। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझना है, क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, अब कहा कि मानव विकास सूचकांक में जो है उसमें किसे शामिल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको जीवन प्रत्याशा हो गया, शिक्षा हो गया, क्या हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जीवन स्तर जो है, इस सबको मिलाकर जो आपको सूचकांक तैयार किया जाता है उसी को हम लोग मानव विकास सूचकांक कहते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, अब कहा कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, क्या है, अवस्थित नहीं है। तो पटना, धनबाद, जमशेदपुर, नासिक। तो नासिक जो है वो आपको क्या है कि आपको मध्य में स्थित है, क्या स्थित है, मध्य में। नासिक है कहाँ, तो आपको महाराष्ट्र में। तो देखिए यहाँ पर कुछ मतलब शहर का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको उसको क्या करना है कि देख लेना है, ठीक है ना। तो देखिए पटना, तो ये आपको पूर्व में स्थित है, ठीक है ना। धनबाद जो है यह भी आपको पूर्व में स्थित है क्योंकि आपको झारखंड में। जमशेदपुर है यह भी आपको झारखंड में, क्या है, झारखंड में। नासिक जो है क्या है, तो ये आपको महाराष्ट्र में, क्या है, महाराष्ट्र में। इस सबको देख लेना है।
निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर है? कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़, बोधगया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। तो इन चीजों को देखते चलना है, ठीक है ना। अब देखिए करा कि निम्न से कौन उत्तर भारत में क्या है कि आपको रबी की फसल है, ठीक है ना, गेहूं, कपास, ठीक है ना, बाजरा, मक्का। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। देखिए उत्तर भारत में गेहूं और आपको जो भी आपको दलहनी पौधे होते हैं अधिकांशतः वो आपको क्या होते हैं? रबी फसल होते हैं। क्या होते हैं? रबी फसल होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो भारत में फसल के 3 प्रारूप पाए जाते हैं। कितने प्रारूप पाए जाते हैं? 3 प्रारूप। तो समझिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक सबसे पहले समझना है आपको रबी फसल। क्या समझना है कि आपको रबी फसल। तो ये जो रबी फसल होते हैं सबसे पहले समझिए कि इसकी बुआई जो होती है वो आपको कब होती है। तो सबसे पहले समझना है कि इसकी अगर हम बुआई की बात करते हैं, ठीक है ना, तो यह बुआई जो होती है आपको कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना। और इसकी अगर कटाई की बात किया जाए तो यह होता है आपको मार्च अप्रैल में। क्या होता है? मार्च अप्रैल में इसकी जो होती है वो आपको क्या होती है? कटाई होती है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि रबी फसल की बुआई कब होती है? तो याद रखना है आपको कब? आपको अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना। कटाई इसकी कब होती है? तो वो आपको मार्च अप्रैल में होती है। क्या होती है? मार्च अप्रैल में होती है। तो इसके अंतर्गत आने वाले फसलों में देखिएगा तो जैसे आपको सबसे प्रमुख फसल जो है वो आपको गेहूं में। कौन है? गेहूं में। गेहूं के अलावा आपको सरसों हो गया। क्या हो गया? सरसों हो गया, मटर हो गया। ये सब जो है आपको रबी फसल के ही क्या है कि आपको उदाहरण है। तो इन चीजों को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। दूसरा है आपको खरीफ फसल। क्या है? खरीफ फसल, ठीक है। तो देखिए ये जो खरीफ फसल है इसमें आपको जैसे क्या क्या हो सकता है? तो जैसे आपको कपास हो गया। क्या हो गया? कपास हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको चावल हो गया। क्या हो गया? चावल हो गया, ठीक है ना। मक्का हो गया। क्या हो गया? मक्का हो गया। तो ये सब आपको प्रमुख क्या है कि आपको मतलब कि खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है। तो इस फसल की जो बुआई होती है याद रखिएगा, ठीक है ना, कि खरीफ फसल की बुआई वो आपको कब होती है? तो यह आपको जून जुलाई में। कब होती है? जून और आपको जुलाई में इसकी क्या होती है कि आपको मतलब की बुआई होती है, ठीक है ना। अगर हम कटाई की बात करते हैं तो इसकी कटाई जो होती है वो आपको अक्टूबर नवंबर में होती है। कब होती है? अक्टूबर नवंबर। तो याद रखिएगा कि ये जो खरीफ फसल है इसकी कटाई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना। इसकी बुआई कब होती है? तो वो आपको जून जुलाई में होती है। कब होती है? जून जुलाई में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि समझना है। क्या करना है? समझना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि खरीफ फसल के कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो जैसे देखिए कपास हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सब हो गया, ठीक है ना। और एक जो होता है आपको होता है जायद फसल। क्या होता है? जायद फसल। याद रखिएगा इसी को कहते हैं हम लोग गर्मा फसल। क्या कहते हैं? गर्मा फसल, ठीक है ना। तो जायद फसल कहिए तब या इसी को कहते हैं गर्मा फसल। क्या कहते हैं? गर्मा फसल। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको बुआई की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसकी जो बुआई होती है वो आपको कब होती है? तो इसकी बुआई आपको मार्च अप्रैल में होती है। क्या होती है? मार्च अप्रैल में इसकी क्या होती है कि आपको बुआई होती है। और अगर इसकी हम कटाई की बात करते हैं तो इसकी जो कटाई होती है वो आपको मई जून में। क्या होती है? मई जून में, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अंतर्गत आने वाले फसलों में जो कि आपको क्या होता है कि जो नए नए मतलब कि आपको सब्जी सब होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको क्या हो गया? कद्दू हो गया। क्या हो गया? कद्दू हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? कद्दू हो गया। खीरा हो गया। क्या हो गया? खीरा हो गया। नेनुआ हो गया। क्या हो गया? नेनुआ हो गया, ठीक है। जो नए नए मार्केट में लंच होते हैं उस समय गर्मी के मौसम में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है? तो तरबूज हो गया। क्या हो गया? तरबूज हो गया, ठीक है ना। खरबूज हो गया। क्या हो गया? खरबूज हो गया। तो ये सब आपको कैसी फसल है? तो ये सब आपको जायद फसल या इसी को हम लोग कहते हैं गर्मा फसल। क्या कहते हैं? गर्मा फसल। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में फसल के प्रारूप पर चर्चा करें। तो हम कहेंगे कि भारत में ऋतु के अनुसार फसल जो होते हैं वो आपको 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहले आपको यानी कि खरीफ फसल। क्या होते हैं? खरीफ फसल। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि खरीफ फसल हम किसको कहते हैं? तो वे फसल जिसकी बुआई जो होती है वो आपको जून जुलाई में होती है और कटाई जो होती है अक्टूबर नवंबर में होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आइएगा तो जैसे आपको कपास, चावल, मक्का ये सब हो गया। खरीफ फसल के बाद आपको क्या होता है कि आपको रबी फसल जो होती है उसकी बुआई होती है। तो रबी फसल की बुआई आपको अक्टूबर नवंबर में और कटाई जो होगा वो आपको मार्च अप्रैल में। तो ऐसे फसल को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको रबी फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रबी फसल बोलते हैं, ठीक है ना। और रबी फसल में आपको सबसे प्रमुख आपको गेहूं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गेहूं। इसके अलावा जो भी आपको दलहनी पौधा है, क्या है? दलहनी पौधा, वो भी आपको क्या होते हैं? रबी फसल में ही आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको जायद फसल या इसी को कहते हैं गर्मा फसल। तो जायद फसल की बुआई जो होती है कब होती है? तो आपको मार्च अप्रैल में। कटाई कहेंगे तो आपको मई जून में, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत आने वाले फसलों में जैसे कद्दू, खीरा, नेनुआ, तरबूज, खरबूज ये सब आपको आते हैं। यहाँ पतझड़ क्या कहेंगे? पतझड़ फसल, ठीक है ना। और रबी फसल जो है इसको कहते हैं बसंत फसल। क्या कहते हैं? बसंत फसल, ठीक है। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर हम क्वेश्चन पूछ देंगे कि बताओ खरीफ फसल का अन्य नाम क्या है, तो क्या कहिएगा?
पतझड़ फसल, ठीक है ना। और इसके बाद रबी फसल का अन्य नाम क्या है, तो वसंत फसल। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे वो आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत होती है तो बार बार बोले, आप कमेंट करके बताएंगे। अगर क्वेश्चन से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो, ठीक है ना, तो आप इसको फटाफट क्लियर कर लीजिए। फिर हम आते हैं अगले टॉपिक को लेकर। आइए लाठी लेके आइए, देखिए शुरू करें। चलिए आइए देखिए, अब यहाँ से एक चीज आपको आगे अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि इनमें से कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन नहीं है, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, पंजाब। तो देखिए, तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको ओडिशा जो है आपको कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है, बल्कि आपको इसमें महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये तो खैर प्रमुख है। इसके अलावा पंजाब में भी कपास का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि कपास से आपको कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको कि सबसे पहले ये जो कपास है, क्या है, कपास है, याद रखिएगा। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जो आपको राज्य है वो कौन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसके उत्पादक राज्य को देते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो कपास है, क्या है, कपास है, ठीक है ना। तो इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है ना, वो आपको महाराष्ट्र है। कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है ना। और महाराष्ट्र के बाद जो दूसरा स्थान रखता है वो आपको गुजरात है। कौन है, गुजरात है। याद रखना है कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र और कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से अगला प्रश्न आएगा आपका क्या, कि कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा है वो आपको कौन है, तो वो आपको काली मृदा है। कौन सी मृदा है, काली मृदा है। और साथियों, काली मृदा का ही अन्य नाम जो है वो आपको क्या है जानते हैं, तो आपको रेगुर मृदा है। कौन सी मृदा है, रेगुर मृदा। यानी कि काली मृदा का ही अन्य नाम क्या है, तो आपको रेगुर मृदा है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। और ये जो देख रहे हैं कपास, इस कपास को उजला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उजला सोना कहा जाता है। और कपास जो है वो आपको सूती वस्त्र उद्योग का क्या है कि आपको प्रमुख कच्चा माल है। क्या है, सूती वस्त्र उद्योग का आपको क्या है कि प्रमुख कच्चा माल है। तो कपास से यही क्वेश्चन सब आपको क्या हो गया कि कॉमन में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वो आपको महाराष्ट्र और कौन हो जाएगा, तो आपको गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। दूसरी बात कि आपको कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन होती है, तो आपको काली मृदा। क्या है, काली मृदा, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उजला सोना जो है वो आपको किससे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, कपास को, ठीक है ना। सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है, तो आपको कपास है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देखना है। तो वही करा कि कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, ये तो है, ठीक है। अब यहाँ से हमको पंजाब और उड़ीसा में छाटना है, तो उड़ीसा जो हो जाएगा कपास का उत्पादक क्षेत्र नहीं है। आगे देखिए, करा कि अतिसार किस प्रकार का रोग है, तो अतिसार जो है तो आपको जल जनित क्या है कि आपको फैलने वाली क्या है कि आपको बीमारी है, ठीक है ना। यानी कि जल से होने वाला यह क्या है कि आपको रोग है, तो इसको देख लेना है। अगला प्रश्न करा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपको गंगा है। तो देखिए, तो ये जो आपको नदी से पूछे जाने वाले कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो आपको नहीं छूटेंगे। दो चार क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि ये जो हिमालय पार की नदियां है वो कौन कौन है, उसका नाम आपको क्या कहना है कि आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए, हिमालय पार की नदियाँ, सबसे पहले ये समझिए, तो हिमालय पार की 3 नदियाँ जो आपको भारत में क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है ना। उसमें आपको एक जो है आपको कौन है, तो ब्रह्मपुत्र है। कौन है, ब्रह्मपुत्र है, याद रखिएगा। और एक जो है वो आपको कौन है, तो सिंधु है। क्या है, सिंधु है, ठीक है। और एक जो है वो आपको क्या है, तो आपको सतलुज है। क्या है, सतलुज है। ये तीनों नदी की जो उत्पत्ति होती है ना वो आपको हिमालय पार से होती है। कहाँ से होती है, हिमालय पार से होती है। तो इसमें आपको आप प्रश्न आएगा कि सर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो इसकी उत्पत्ति आपको मानसरोवर झील से होती है। कहाँ से होती है, मानसरोवर झील से, ठीक है ना। और ये जो देख रहे हैं सिंधु नदी, इसकी भी उत्पत्ति जो होती है वो आपको मानसरोवर झील से, कहाँ से होती है, मानसरोवर झील से, याद रखिएगा, ठीक ना। और ये जो सतलुज है, क्या है, सतलुज है, इसकी उत्पत्ति होती है आपको राकस ताल झील से। कहाँ से होती है, राकस ताल झील से। तो याद रहेगा कि जो सतलुज नदी है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आपको राकस ताल झील से होती है। तो इन बातों को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन हिमालय पार की नदियां है। तो देखिए, हिमालय पार की नदियां में ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, सतलुज हो गया, तो ये सब आपको हिमालय पार की नदियां है, ठीक है ना। इसमें से ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सिंधु नदी को पाकिस्तान की देन कहा जाता है। सतलुज जो है, सतलुज नदी का मुख्य भूमिका आपको पंजाब के मैदान के निर्माण में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि बताइए कि जो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, यह अपने लंबाई का कितना हिस्सा जो है आपको भारत में बहता है, तो हम क्या कहेंगे, 1/3। जैसे इस दोनों नदी की लंबाई जो है आपको ब्रह्मपुत्र का, सिंधु का लगभग आपको कितना है, 2900 किलोमीटर, और उसका 1/3 यह बहता है, लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास यह क्या होता है, बहता है। पूछेंगे भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन, तो आपको कहना होगा ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी नदी कौन, तो आपको गंगा। क्या है, गंगा, ठीक है ना। इन बातों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना।
कौन नदी है जिसकी उत्पत्ति हिमालय पहाड़ से होती है? तो आपको ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। तो इन बातों को अच्छे से याद रखना है। अब आइए, अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है ना। जैसे कि भारत में 2 प्रकार की नदियां, एक ऐसी नदी है जो आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वह डेल्टा का निर्माण करती है। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक हो जाएगा आपको कि बंगाल की खाड़ी में क्या कहेंगे, तो आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, ठीक है ना। क्या है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है उसमें आपको कौन कौन है? तो एक आपको गंगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। एक आपको ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है? महानदी। देखिए प्रमुख की बात करें, महानदी, ठीक है ना। महानदी के अलावा आपको कृष्णा हो गया, क्या हो गया? कृष्णा हो गया, ठीक है। कावेरी हो गया, क्या हो गया? कावेरी हो गया। और आपको गोदावरी हो गया, क्या हो गया? गोदावरी हो गया। तो ये सब आपको क्या है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी। याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो सबसे प्रमुख नदी है उसमें आपको यही नदी सब है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ठीक है ना। और ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। किसकी निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, वो आपको कौन है? तो आपको गंगा है। कौन है? गंगा है, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गंगा। लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे चौड़ी नदी कहेंगे, क्या कहेंगे? सबसे चौड़ी नदी। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो आपको ब्रह्मपुत्र है। कौन है? ब्रह्मपुत्र है। फिर यहाँ कावेरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि दक्षिण की गंगा, क्या पूछा जाएगा? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तब क्या कहोगे? कावेरी को। गोदावरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो देखिए, तो इससे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि बताइए कि दक्षिण भारत की गंगा, क्या कहेंगे? दक्षिण भारत की गंगा। लड़का यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है बताइए तो आपको यानी कि गोदावरी को। जबकि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो आपको कावेरी को। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है ना, कि आपको दक्षिण भारत की यानी कि साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी जो है कौन है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछेंगे तो आपको गोदावरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोदावरी। जबकि पूरे भारत में सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। तो यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन को हम सीखे? हिमालय पार की नदियां था ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र सिंधु की उत्पत्ति मानसरोवर झील से, ठीक है ना, जबकि सतलज का राकेशताल झील से। उसके बाद आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तो आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है। तो ये सब प्रमुख नदी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे लंबी नदी तो क्या कहेंगे? तो आपको गंगा। सबसे चौड़ी नदी भारत में तो आपको ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। कावेरी के बारे में पूछा जाएगा तो इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी जिसको हम लोग वृद्ध गंगा कहते हैं, क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा, ठीक है ना। दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी जो है वो आपको कौन है? गोदावरी है। अब देखो, अब है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी थी, इसमें आपको सिंधु हो गया, क्या हो गया? सिंधु हो गया, ठीक है ना। हालांकि ज्यादातर हिस्सा इसका जो है वो आपको पाकिस्तान में है। क्या है? पाकिस्तान में। तो चलिए इसको हटा दीजिए। भारत में मात्र 1000 किलोमीटर ही क्या होता है कि आपको बहता है, ठीक है ना। और यह आपको पाकिस्तान के कराची होते हुए या क्या होता है कि अरब सागर में प्रवेश करती थी। इसको हटाइए। तो अपने यहाँ में बात करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में, तो नर्मदा हो गया, ठीक है ना। नर्मदा के अलावा आपको ताप्ती हो गई है, क्या हो गया? ताप्ती। ताप्ती के अलावा आपको माही हो गया, क्या हो गया? माहिर हो गया, ठीक है ना। माहिर के अलावा जो हो गया आपको साबरमती, क्या हो जाएगा? साबरमती। साबरमती के अलावा आपको क्या हो जाएगा? तो आपको पेरियार, क्या हो जाएगा? पेरियार हो जाएगा। पेरियार के अलावा जो हो जाएगा आपको जुआरी, क्या हो जाएगा? जुआरी, याद रखिएगा, ठीक है ना। जुआरी के अलावा जो हो जाएगा आपको मांडवी, क्या हो जाएगा? मांडवी। देखिए तो 4 5 6 7 क्या हो जाएगा? 7, याद रखिएगा। मांडवी क्या है? मांडवी। तो ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली क्या है कि आपको प्रमुख नदी है। क्या है? प्रमुख नदी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे प्रमुख नदी है वो आपको नर्मदा है, जिसकी उत्पत्ति अमरकंटक पहाड़ी से होती है। इस बात को आपको याद रखना है, नहीं तो पूछेगा पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है ना, प्रमुख नदियां कौन है? तो हम क्या कहेंगे? तो आपको ब्रह्मपुत्र और सॉरी क्या कहते हैं कि नर्मदा और आपको ताप्ती, यह दोनों जो है आपको प्रमुख है। क्या है? प्रमुख है। तो उम्मीद है कि नदी से पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चन आएगा आप उससे क्या कर सकते हो कि क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से पूछेगा सबसे जो आपको चौड़ी नदी बेसिन किसका है, तो हम क्या कहेंगे? या सबसे बड़ी नदी बेसिन किसका है? तो आपको ब्रह्मपुत्र का है। तो यहाँ से इस प्रकार से याद रखना है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नील। और दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो आपको अमेजन है। तो इन बातों को भी आपको बेहतर तरीके से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न करा कि कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए जो है आपको प्रसिद्ध है? तो देखिए यह जो है आपको लोहा, कोयला, अवरक, ठीक है ना। इसके बाद आपको मैग्नीज। देखिए तो कोरबा जो है ये आपको कई सारे खनिजों के लिए है, ठीक है ना। तो इसको हम देख लेते हैं कि किस खनिज के लिए ज्यादा बेस्ट इसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको कोयला ही है। क्या है? कोयला ही है। क्या है? कोयला है। और आपको बताया था कि भिलाई नामक जो औद्योगिक केंद्र है, ठीक है ना, उसको जो सबसे ज्यादा आपको कोयला की प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? कोरबा से होती है। कहाँ से होती है? कोरबा से, ठीक है ना। तो कोरबा जो है आपको कोयला के लिए।
अब देखिए करा कि कितने प्रदूषक मान का जो जल होता है वो आपको मतलब क्या होता है, प्रदूषक माना जाता है। तो वह आपको क्या हो कि जो अम्लीय जल होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि प्रदूषक माने जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो जल का पीएच मान जो होगा अगर आपको 7 से अधिक होगा तो वो आपको क्या हो जाएगा, क्षारीय, और 7 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाता है, अधिक। और 7 जिसका पीएच मान रहता है वो आपको उदासीन होता है। तो जल जो होता है ना सबसे अच्छा वो होता है जो आपको उदासीन हो। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए करा कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो यह आपको 1900 क्या कह रहा है कि 95। देखिए इसमें ऑप्शन दे रहा है 1998, लेकिन आप याद रखिएगा कि भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, वो आपको 15 अगस्त 1995 को, कितना को हुआ था, 15 अगस्त 1995 को याद रखना है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 को। जबकि पूरी दुनिया में अगर पूछेगा कि विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी तो यह आपको 1969 में हुई थी। कब हुई थी, 1969 में। विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब, तो 1969 में, ठीक है ना। भारत में कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1900 कितना को, 95 को, ठीक है ना। चलो आगे देखो। अब कह रहा है कि किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना, ठीक है ना, बाबू बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क जो होता है वह आपको प्राप्त करता है। तो ये आपको भद्रावती। तो सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ी है कहाँ, कर्नाटक में। और कर्नाटक में आपको क्या है कि भद्रावती जो आपको लौह उस मतलब कि क्या कहते हैं कि आपको इस्पात जो कारखाना है वो वहीं पर स्थित है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको बाबा बुदन पहाड़ी से जो आपको लौह अयस्क मिलेंगे, ठीक है ना, वह किस कारखाना को जाएगा, तो निकट वहां पर भद्रावती है तो भद्रावती को जाएगा। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि तमिलनाडु के किस स्थान पर लोहा इस्पात खाना स्थापित है। तो आपको बताया हुए प्रीवियस वीडियो सब में सलेम में, क्या है, सलेम में। तो देखिए तो भारत में लौह इस्पात कारखाना की बात करेगी तो एक चीज याद रखिएगा कि ये जो सलेम है, क्या है, सलेम है, ये आपको क्या है तो याद रखना है कि सलेम तमिलनाडु में, क्या है, तमिलनाडु में। यह लोहा इस्पात उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको भद्रावती, क्या है, भद्रावती। तो भद्रावती क्या है, तो ये आपको कर्नाटक में, क्या है, कर्नाटक में, याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा आपको राउरकेला, क्या है, राउरकेला, ये आपको कहाँ है, तो ये आपको उड़ीसा में, क्या है, उड़ीसा में, ठीक है ना। राउरकेला कहाँ है, ओडिशा में। उसके बाद पूछेंगे दुर्गापुर, क्या पूछेंगे, दुर्गापुर। तो ये जो दुर्गापुर है ये आपको कहाँ है, तो ये आपको पश्चिम बंगाल में, क्या है, पश्चिम बंगाल में। याद रखना कि दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। उसके बाद और भी आ सकता है जैसे आपको जमशेदपुर, क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। यहाँ भी लोहा इस्पात का ही उत्पादन होता है। तो ये आपको झारखंड में, क्या है, झारखंड में, ठीक है ना। बोकारो, क्या है, बोकारो। तो ये भी आपको कहाँ है, तो आपको झारखंड में, क्या है, बोकारो जो है वो भी आपको कहाँ है, तो आपको झारखंड में, क्या है, झारखंड में। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है कि बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है, तो झारखंड में। जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में। दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। राउरकेला कहाँ है, तो आपको उड़ीसा में, ठीक है ना। भद्रावती कहाँ है, तो कर्नाटक में। सलेम कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको विजयनगर कहाँ है, तो ये आपको कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में। तो ये सब आपको लौह इस्पात कारखाना का क्या है कि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है ना। तो चलो देखो, तो विजयनगर कहाँ, कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में। और ये सब लोहा इस्पात का जो उत्पादन करने वाला प्रमुख जगह है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको विशाखापट्टनम, क्या है, विशाखापट्टनम जो कि आपको आंध्र प्रदेश में, क्या है, विशाखापट्टनम जो कि आपको कहाँ है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में, क्या है, आंध्र प्रदेश में। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आगे होंगे, ठीक है ना। तो पूछेंगे सलेम कहाँ, तो तमिलनाडु। भद्रावती कहाँ, कर्नाटक। राउरकेला कहाँ, ओडिशा। दुर्गापुर तो आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। जमशेदपुर कहाँ, तो झारखंड। बोकारो कहाँ, तो झारखंड। विजयनगर कहाँ, तो कर्नाटक। और विशाखापट्टनम का है तो क्या कहेंगे आपको, आंध्र प्रदेश में। तीन बातों को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देखिए, करा कि दक्षिण भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो आपको क्या है, तो देखिए नहर है, नलकूप है, तालाब है, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलकूप। क्या हो जाएगा, नलकूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब जो है एशियन कहाँ है, जापान में, रूस में, जर्मनी में। तो ये जो एशियन है वो आपको जर्मनी में, कहाँ है, जर्मनी में। तो इन चीजों को याद रखना है। अगला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, कि आपको पेय फसल है। तो चाय और कॉफी ये दोनों जो है आपको क्या है, पेय फसल है, ठीक है ना। चाय में आपको एक उत्तेजक पाया जाता है जिसका नाम आपको थीन है। कॉफी में एक उत्तेजक पाया जाता है जिसका नाम आपको कैफीन है। क्या है, कैफीन है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। और वहीं सॉरी पश्चिम बंगाल कह रहे हैं, असम दूसरा नंबर पर आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। वहीं आपको कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछेंगे तो आपको कर्नाटक कौन हो जाएगा, कर्नाटक। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है, तो आपको गंगा की, किसकी है, गंगा की।